हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन एंड देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका इम्पोर्टेंस नीट और जेईई मेंस में बहुत ही ज़्यादा है। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं और अपर लेवल तक शुरू करेंगे। टॉपिक है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जानेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। मैं आपको सॉल्यूशन एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके पास दो बीकर है, इन दोनों बीकर्स में आपने पानी लिया है। एक बीकर में आपने 1 चम्मच सैंड मिला दिया और दूसरे में आपने NaCl मिला दिया, 1 चम्मच NaCl। दोनों को डिसॉल्व करो और डिसॉल्व करने के बाद देखो, होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे इसको, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर मींस जो कंपोनेंट्स आपने मिक्स करे हैं, अगर आप मिलाने के बाद उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रहे, तो होमोजेनियस होगा। अगर आप एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं तो क्या होगा, हेटेरोजेनियस होगा। देखो, जब ये सॉल्यूशन बनेगा, इनके होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, तो हम NaCl और वाटर को अलग नहीं कर सकते ना। यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है कि सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। चाहे 2 कंपोनेंट्स आप मिक्स करो, चाहे 3 कंपोनेंट्स मिक्स करो, चाहे आप कितने भी कंपोनेंट मिक्स करो, लेकिन जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्यूशन की it is a homogeneous mixture of 2 or more components. होमोजेनियस सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन याद रखना, अगर 2 कंपोनेंट से मिक्सचर बना है होमोजेनियस, उसको हम बोलते हैं बाइनरी। अगर 3 से मिलके बना तो टर्नरी और 4 से मिलके बना तो क्वाटरनरी। लेकिन हम इस चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन के बारे सिर्फ और सिर्फ ऐसे मिक्सचर की बात करेंगे जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, अब 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है तो सॉल्यूशन जो है यहाँ पर उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट एंड देयर अमाउंट्स। अगर हम इनकी अमाउंट्स के बेसिस पे बात करें, अभी तक जो हम पढ़ते जाते हैं, हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूट क्या होता, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। लेकिन यह डेफिनेशन हमेशा वैलिड नहीं है। ठीक है, सॉल्यूट लेसर अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसी केस में वैलिड होगी अगर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको इसे एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे आपने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर पानी लिया 100 ml और इसमें आपने NaCl ऐड कर दिया 5 ग्राम। दूसरा बीकर लेते हैं और दूसरे बीकर में हम NaCl लेते हैं और इसमें पानी लेते हैं 10 ml।
10 ml। अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, NaCl यहाँ पर 5 ग्राम प्रेजेंट है तो ये सॉल्यूट होगा। पानी यहाँ पर 100 ml है तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूट होगा और ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। लेकिन इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये सॉल्वेंट होगा और ये सॉल्यूट होगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ उसी केस में वैलिड है अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन both have same physical states। ठीक है, ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ उसी केस में वैलिड होगी अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप लेते हो इथेनॉल, इथेनॉल ले लिया आपने और उसको पानी में मिक्स कर दिया। इथेनॉल लिया आपने 50 ml और पानी लिया आपने 100 ml। ठीक है, अब देखो दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। इथेनॉल भी एक लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है। ये 50 ml है, ये 100 ml, तो ज्यादा कौन है यहाँ पर, वाटर। अब ये सॉल्वेंट होगा और इथेनॉल एज ए सॉल्यूट काम करेगा। ठीक है, तो ये इस केस में वैलिड है क्योंकि यहाँ पर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों ही लिक्विड है। ठीक है भाई, एक बार नोट कर लेते हैं। Solute which present in lesser amount and solvent which is present in larger amount। लेकिन ये कंडीशन उसी केस में वैलिड है अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो तो। ठीक है, बोथ हैव सेम फिजिकल स्टेट्स, बोथ हैव सेम फिजिकल स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास है इथेनॉल C2H5OH और आपने उसको मिक्स कर दिया H2O। अगर आपने 50 ml लिया है और ये आपने 100 ml लिया है, H2O भी एक लिक्विड है और इथेनॉल भी लिक्विड है, तो यहाँ पर दोनों केस में फिजिकल स्टेट सेम है। तो इस केस में अमाउंट किसकी कम है, इथेनॉल की, और इस केस में अमाउंट ज्यादा किसकी है, H2O की। तो ये यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा जबकि इथेनॉल यहाँ पर सॉल्यूट की तरह काम करेगा। अगर हम C2H5OH को 100 ml लेते हैं, 100 ml, और H2O को हम 50 ml करते हैं, अब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम, दोनों को दोनों लिक्विड है, तो इस केस में ये क्या होगा, सॉल्वेंट और यू सॉल्यूट एंड दिस वन इज सॉल्वेंट। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों केस में फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों की लिक्विड फॉर्म है, तो जिसकी अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसकी अमाउंट कम वो सॉल्यूट। एक बार नोट करो। लेकिन अगर हम और एग्जांपल ले, मैं एक आपने ये 100 ml एक गिलास में वाटर लिया
और इसमें आपने है ना 5 ग्राम शुगर ले लिया। यहाँ पर देखो शुगर सॉलिड है, H2O लिक्विड है, दोनों की फिजिकल स्टेट्स अलग है। यानी कि शुगर यहाँ पर सॉलिड है और H2O यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट किसकी है, इसकी, तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या होगा, सॉल्यूट। अगर मैं दोनों की क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, आपने यहाँ पर लिया 5 ml H2O लिया जो कि लिक्विड है, और आपने इसमें 500 ग्राम शुगर, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड, इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी कम है, तो कौन होना चाहिए, ये सॉल्यूट होना चाहिए ना, और ये सॉल्वेंट। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की फिजिकल स्टेट्स अलग है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। लास्ट केस में दोनों की फिजिकल स्टेट सेम थी, तो इसलिए हम इस डेफिनेशन के बेसिस पे सबको सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस केस में हमें दूसरी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन, अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इफ बोथ हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, अगर दोनों की फिजिकल स्टेट्स अलग है तो देखो उस केस में आपने एक गिलास में H2O लिया जो कि लिक्विड फॉर्म है, आपने इसमें 1 चम्मच NaCl ऐड कर दिया। ठीक है भाई, 1 चम्मच NaCl ऐड किया जिसकी सॉलिड स्टेट है, और ये क्या, लिक्विड स्टेट है। अब देखो जो फाइनल सॉल्यूशन बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद, उसकी फॉर्म क्या होगी, लिक्विड होगी या सॉलिड होगी, बताओ। अरे आपने सॉलिड को मिक्स किया है लिक्विड के साथ, ये यहाँ पर इसकी क्वांटिटी मैं आपके लिए मेंशन कर दूं, 100 ml है, ये मान लो 10 ग्राम है। अब बताओ, लिक्विड जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड बनेगा, अरे बनेगा ना, यस सर। फाइनल सॉल्यूशन जो होगा उसकी फॉर्म क्या होगी, लिक्विड होगी। ठीक है, अच्छा, फाइनल सॉल्यूशन की फॉर्म लिक्विड है, जो फॉर्म फाइनल सॉल्यूशन की है, जो फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की है, अगर वो इनमें से किसी से मैच करती है तो वही आपका सॉल्यूट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी स्टेट क्या है, लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड कौन है, H2O। ठीक है, जो फॉर्म जो स्टेट इसकी है, अगर वही स्टेट इनमें से किसी एक कंपोनेंट की होगी तो वो सॉल्वेंट होगा, बाकी जो दूसरा बचा वो सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट whose physical state is same as that of final solution। ठीक है, अगर सर H2O की जो अमाउंट घटाने वाली, हाँ, और NaCl की बढ़ाने वाली, तो पानी जहाँ होगा ना हमेशा सॉल्वेंट की तरह ही काम करेगा। H2O ऑलवेज एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ है, फिजिकल स्टेट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट के बेसिस पर आप डिफरेंशिएट करो, लेकिन दोनों की फिजिकल स्टेट अलग है तो उस केस में आप क्या करोगे, जो फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है, जिस स्टेट से जो आपने दो कंपोनेंट मिक्स किया उसमें से किसी एक की स्टेट मिल गई तो वही आपका सॉल्वेंट है। ठीक है,
क्लियर? ठीक है, तो आप ये नोट कर लो अच्छी तरह। ठीक है, आप एक चीज और याद रखोगे, water, if water acts as a solvent, अगर पानी सॉल्वेंट की तरह काम करता तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा आप उसको बोलोगे एक्वस सॉल्यूशन। अगर पानी सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा तो एक्वस सॉल्यूशन। अगर पानी के अलावा, ठीक है, अगर पानी के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोलिन वगैरह, उस केस में जो सॉल्यूशन बने उसको आप बोलोगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इफ अदर देन वाटर, अगर पानी के अलावा है तो आप उस केस में बोलोगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, अगर पानी सॉल्वेंट की तरह काम करेगा तो एक्वस, पानी के अलावा कोई भी है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, टोलिन वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखो, ऑन द बेसिस ऑफ physical states of solute and solvents there are 9 types of solutions। फिजिकल स्टेट्स के बिहाफ पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट्स के बिहाफ पे जो कितने प्रकार के सॉल्यूशंस बनेंगे वो डिपेंड करेगा उनकी फिजिकल स्टेट्स पे, और 9 प्रकार के टोटल सॉल्यूशंस बनने वाले। देखो जैसे कि अगर हम बात करें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट में लेता हूं लिक्विड, सॉल्यूट, आप पहले सॉलिड ले लो, सॉलिड को लिक्विड में डालो। ठीक है, एग्जांपल्स में लिख देता हूं, एग्जांपल्स एक्वस NaCl सॉल्यूशन, बहुत सारे, कोई भी सॉलिड लो पानी में डालो। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड क्या बोलते हैं, जैसे कि बेंजीन और टोलिन को मिला दो। ठीक है, पानी में इथेनॉल मिला दो, पानी में मिथेनॉल मिला दो, लिक्विड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, हम बोल सकते हैं O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, चलो यहाँ पर सॉलिड कौन है, सॉलिड, सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड, दोनों को मिक्स करो जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस। ठीक है, उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, बेंजीन प्लस टोल्यून, H2O प्लस इथेनॉल, H2O प्लस मिथेनॉल, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। गैस इन लिक्विड, कार्बोनेटेड ड्रिंक, जो आप पीते हो ना, कोका कोला, पेप्सी, जब उसको एकदम खोलते हो तो एकदम वो ऊपर चढ़ती है ना, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है। ठीक है, O2 इन H2O और कार्बन डाइऑक्साइड इन H2O, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीनों केसेस में जो सॉल्वेंट है वो कौन है, लिक्विड, तो इनको हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक, क्योंकि यहाँ भी सॉल्वेंट कौन काम कर रहा है, लिक्विड, यहाँ भी लिक्विड, यहाँ भी लिक्विड, तो ये तीनों प्रकार के जो सॉल्यूशंस बनेंगे इनको हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, और इन्हीं को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस को। ठीक है, एक बार आप इसे कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस तो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पहले हम कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स
amount of solute or solvent in given solution. गिवन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट या सॉल्वेंट की अमाउंट को ही कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। उसका अब कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, कॉन्सेंट्रेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टू वेज। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिवली एंड नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिवली। concentration quantitatively and qualitatively। जैसे कि नाम से क्लियर है, क्वांटिटेटिवली आप क्वांटिटी को बता रहे हो, क्वालिटी मतलब आप क्वालिटी की बात कर रहे हो। क्वालिटी में आप दो चीज पढ़ते हो, एक डाइल्यूट और दूसरा कॉन्सनट्रेटेड। डाइल्यूट मीन्स अगर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम है और सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आप डाइल्यूट बोलोगे। अगर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सनट्रेटेड बोलेंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो कॉन्सनट्रेटेड, सॉल्यूट बहुत कम है तो डाइल्यूट। ठीक है, हम बोल सकते हैं सॉल्यूट की जो अमाउंट है बहुत बहुत कम होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। बोल सकते हैं सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होगा, जैसे कि आपने 500 ml पानी ले लिया और उसमें 2 शुगर के क्रिस्टल आपने डाल दिए तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अगर वहीं पे आपने 500 ml वाटर लिया उसमें आपने 2 किलो चीनी डाल दी तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो ये तो है कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बिहाफ ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिवली, लेकिन हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे क्वांटिटेटिवली। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टू वेज में आप डिफाइन करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्लियर, इनका हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिवली। देखो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन एक सॉल्यूट होता है एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। देखो अगर मैं यहां से बोलूं मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, सॉल्यूट प्लस हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है ना। यस सर। भाई दो कंपोनेंट से मिलकर बना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मासेस को जोड़ दो, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज आप याद रखोगे। देखो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको इनमें से किन्हीं भी 2 पैरामीटर्स की पता है तो आप तीसरा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज, पहली जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट। इसको हम शॉर्टकट में W/W% भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, W/W%। देखो ये है W/W%, यानी कि W/W%। ऊपर कौन है, मास, नीचे कौन है, मास। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट की, इसका मतलब ऊपर हम लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे लेंगे हम मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन।
परसेंट 100 लगा देंगे। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप याद रखोगे W/W मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप इसके अकॉर्डिंग लोगे, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम बनना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से इजीली समझ में आ जाएगा। और आप याद रखोगे W/W मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। ठीक है, और 100 ग्राम में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज W/W। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 40% W/W एक्वस NaCl, ठीक है, 40% W/W है किसका? एक्वस NaCl। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 40 ग्राम NaCl is present, 40 ग्राम NaCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है अगर 40% W/W एक्वस NaCl आपके लिए गिवन है, इट मींस 40 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ से दो चीजें गिवन है, पहली तो मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि NaCl कौन है? सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 40 ग्राम। दूसरा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन 100 ग्राम। सॉल्यूट कितने का? 40 ग्राम। सॉल्यूशन कितने का? 100 ग्राम। हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके पास यहाँ पर 2 पैरामीटर्स गिवन है, आप थर्ड पैरामीटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट 60 ग्राम। ठीक है, तो 60 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, इसके पास लिखो, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज 20 ग्राम MgCl2 is present in 100 gram of water. Question is 20 gram MgCl2 is dissolved in 100 gram of H2O. Calculate W/W percent of MgCl2. That is the question. देखो यहाँ पर बच्चे दो मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है, जो 100 ग्राम ऑफ H2O गिवन है ना, इसको मास ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करके चल देते हैं, क्योंकि 100 ग्राम ही तो है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करके चलते हैं, जो कि गलत है। देखो यहां से आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? 20 प्लस 100 120, ये आएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन 120 है, ना कि
100 ग्राम है। ये बात आप याद रखोगे। अब यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो W/W% ऑफ MgCl2 बताओ कितना आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना 20, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 इंटू 100, कैंसिल करो 6 यानी आएगा 100 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा 6 1 6 40 16.6 के करीब ये आएगा। ठीक है, ये आपका एक्चुअल आंसर है। अगर आप इसको 100 ग्राम को एज ए मास ऑफ सॉल्यूशन ट्रीट करके चलते हो तो उस केस में आपका आंसर बिल्कुल गलत आने वाला। ठीक है, W/W%।